शाम का वक्त था। बरगद के पुराने पेड़ की एक खोखली टहनी में रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। रानो के पति एक तूफान में बिछड़ गए थे और तब से रानो मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रही थी। होली का त्योहार करीब था। पूरे जंगल में चहल पहल थी। नीचे वाले बड़े बाग में मिट्ठू तोता, कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ जमा थे। सुनो भाई कालू, मैंने तो शहर से सबसे महंगे लाल और गुलाबी गुलाल मंगवाए हैं। मेरी बिटिया के लिए सोने की परत वाली पिचकारी भी आई है। वाह मिट्ठू भाई, मैंने भी अपने बेटों के लिए ढेर सारे रंगीन गुब्बारे और मेवे वाली गुजिया का इंतजाम किया है। आखिर त्योहार है, धौस तो जमनी चाहिए। अरे तुम लोगों ने सुना? रानो के पास तो दाने के पैसे नहीं है। वो क्या खाक होली मनाएगी? उसके बच्चे तो कल से मेरे बच्चों की पिचकारियां देख देख कर आहें भर रहे हैं। ऊपर टहनी पर कुकू और गुड़िया ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ, क्या हमें इस बार भी कोई रंग नहीं मिलेगा? देखो ना, मिट्ठू अंकल की बिटिया कितनी सुंदर पिचकारी लाई है। हाँ माँ, कालू चाचा के बच्चे कह रहे थे कि जिसके पास रंग नहीं वो होली में शामिल नहीं हो सकता। क्या हम गरीब हैं इसलिए हम नहीं खेल सकते? मेरे बच्चों, रंग बाजार के डिब्बों में नहीं, दिल की खुशी में होते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हमें बस थोड़ा सा रंग चाहिए माँ। क्या आप एक पिचकारी भी नहीं दिला सकती? बेटा, उन रंगों में रसायन होते हैं। तुम्हारी कोमल त्वचा खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें उनसे भी अच्छे रंग दूंगी। आप झूठ बोल रही हैं। आप बस पैसे बचाना चाहती हैं। कुकू गुस्से में मुंह फेर कर सो गया। रानो का दिल छल्ली हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। पूरी रात रानो सोई नहीं। उसने अंधेरे में ही जंगल के चक्कर लगाए। उसने पलाश के गिरे हुए फूल इकट्ठे किए, खेतों से थोड़ी सी हल्दी और नीम की पत्तियां चुराईं, चुकंदर के कुछ टुकड़े ढूंढ निकाले। सुबह होने से पहले रानो ने पलाश के फूलों को पानी में उबाला, जिससे चमकीला नारंगी रंग बन गया। हल्दी से सुनहरा पीला और नीम की पत्तियों को पीसकर ताज़ा हरा रंग तैयार किया। पिचकारी के लिए उसने एक सूखी बांस की नली को साफ किया और उसमें रुई का प्लग लगा दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही रानो ने अपने बच्चों को जगाया। हैप्पी होली मेरे प्यारे बच्चों, उठो मेरे नन्हे सितारों, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। गुड़िया और कुकू ने आंखें मली और सामने रखे मिट्टी के कुल्हड़ों को देखा। उनमें ऐसे गहरे और खुशबूदार रंग थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। अरे ये रंग तो महक रहे हैं और ये नारंगी रंग तो बिल्कुल सूरज जैसा है। और ये पिचकारी, माँ, ये तो लकड़ी की है, पर इससे पानी बहुत दूर जा रहा है। ये कुदरत के रंग है बच्चों। ये तुम्हें बीमार नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी रक्षा करेंगे। नीचे मैदान में सब अमीर पक्षी होली खेल रहे थे। अचानक रानो के बच्चे वहां पहुंचे। उनके रंगों की चमक इतनी तेज थी कि सबके कृत्रिम रंग फीके पड़ गए। अरे, ये रानो के बच्चे इतने चमक क्यों रहे हैं? ये कौन सा ब्रांड है भाई? देखो तो, इनका पीला रंग कितना शुद्ध है। मेरे चेहरे पर तो खुजली होने लगी है इन बाजारू रंगों से। रानो, ये रंग तुम्हें कहाँ मिले? हमने तो पूरे शहर की दुकानें छान मारी थी। ये रंग बाजार में नहीं मिलते कालू भाई। ये मेहनत, ममता और जंगल के उपहारों से बने हैं। इन्हें ऑर्गेनिक रंग कहते हैं। तभी मिट्ठू तोते की बेटी रोने लगी। पापा, मुझे भी यही रंग चाहिए। वो गुलाबी पाउडर मेरी आंखों में चुभ रहा है। रो मत बेटा, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। मेरे पास सबके लिए काफी रंग है। उस दिन रानो की गरीबी उसकी ममता के आगे हार गई। अमीर पक्षियों ने अपनी महंगी पिचकारियां छोड़कर रानो के बनाए प्राकृतिक रंगों से होली खेली। रानो ने न केवल अपने बच्चों का दिल जीता, बल्कि पूरे जंगल को सिखा दिया कि खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती, बस थोड़ी सी सूझबूझ और ढेर सारा प्यार चाहिए। कुकू ने अपनी माँ को गले लगा लिया और धीरे से कहा, माँ, आप दुनिया की सबसे अमीर माँ हो। होली बीत चुकी थी, लेकिन पूरे जंगल में चर्चा सिर्फ रानो के बनाए प्राकृतिक रंगों की थी।
टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के पंख बाजारू रंगों से खराब हो गए थे, जबकि गुड़िया और कुकू के पंख पहले से ज्यादा चमकदार नजर आ रहे थे। एक दोपहर मिट्ठू तोता रानो के घोंसले के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। रानो बहन, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। नमस्ते मिट्ठू भाई, क्या बात है? सब खैरियत तो है? अरे क्या बताऊं, मेरी बिटिया की त्वचा लाल पड़ गई है। डॉक्टर उल्लू कह रहे हैं कि ये उन जहरीले रंगों का असर है। क्या तुम्हारे पास वो नीम और हल्दी वाला हरा रंग थोड़ा बचा है? सुना है वो दवा का काम भी करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुकू, जल्दी से वो मिट्टी का छोटा घड़ा लेकर आओ। रानो ने मिट्ठू को रंग दिया और उसे लगाने का तरीका भी समझाया। 2 दिन बाद मिट्ठू फिर आया, इस बार खुश होकर। कमाल हो गया रानो, मेरी बिटिया अब बिल्कुल ठीक है। रानो, तुम ये रंग सिर्फ होली पर क्यों बनाती हो? क्यों ना तुम इन्हें कुदरती उपहार के नाम से सबको दो। हम सब तुमसे ये रंग खरीदेंगे। पर मिट्ठू भाई, मैं तो एक मामूली चिड़िया हूँ। मेरे पास न बड़ी दुकान है, न सजाने के लिए सुंदर डिब्बे। दुकान की चिंता क्यों करती हो रानो? मेरा पुराना घोंसला जो बरगद के नीचे वाली टहनी पर है, वो खाली पड़ा है। तुम उसे अपनी वर्कशॉप बना लो। और रानो, डिब्बों की जगह हम सूखे पत्तों की छोटी छोटी पोटियां बना लेंगे। मैं और जंगल की बाकी चिड़िया तुम्हारी मदद करेंगी। देखते ही देखते रानो का छोटा सा विचार एक बड़े काम में बदल गया। कुकू और गुड़िया भी अब उदास नहीं रहते थे, बल्कि अपनी माँ का हाथ बटाते थे। माँ, देखो, मैंने इन सूखे पत्तों की कितनी सुंदर पोटियां सिली है। और मैंने पलाश के फूलों का ढेर इकट्ठा कर लिया है। माँ, अब हमें भूख से नहीं डरना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, मेहनत और ईमानदारी का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। देखो, आज हमारी गरीबी हमारे हुनर के आगे झुक गई है। अब हर त्योहार पर रानो के बनाए रंगों और उपटन की मांग बढ़ गई। दूर दराज के जंगलों से भी पक्षी रानो के पास आने लगे। रानो अब बेचारी रानो नहीं, बल्कि रानो दीदी के नाम से मशहूर हो गई। एक शाम जब सब काम खत्म हो गया, रानो अपने बच्चों के साथ बैठी थी। माँ, मिट्ठू अंकल कह रहे थे कि आपकी वजह से इस बार जंगल की होली सबसे सुरक्षित थी। बेटा, असली खुशी तब होती है जब हम अपनी मुसीबत को अपनी ताकत बना लेती हैं। हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने प्रकृति को अपना साथी बनाया। और अब हमारे पास पैसे भी है और प्यार भी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे हुनर को जगाने के लिए आती हैं। खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा धन है।